ये है यहाँ पे आप लोगों के सामने लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है, प्री स्ट्रेस। मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से न्यूमेरिकल आता है। जो क्वेश्चंस आते हैं ना तुम्हारे मेंस में, वो यहीं से बनते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं प्री स्ट्रेस में क्वेश्चन के आने की मेंस में, तो मान लो कि 25% के आसपास प्रोबेबिलिटी तुम्हारा कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की है। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है वो 25% है। बाकी 75% जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है वो न्यूमेरिकल आने की है। तो वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये सब चीजें जो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है नीचे तक, ये सब आना चाहिए। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि एक एक है क्या। तो पहले तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ लॉसेस। ठीक। यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है प्री टेंशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट टेंशन। तो इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे लॉसेस के टाइप्स देख रहे हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे सारे। और प्री टेंशन में कितने लॉसेस होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं। और पोस्ट टेंशन में कैसे निकाले जाते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। मतलब जो उनके फॉर्मूले हैं वो रिस्पेक्टिव उनके कॉलम्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम देख लो, जो यहाँ पे पहला तुम्हारा है लॉस, वो है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। अब अगर तुम यहाँ ऊपर जाते हो तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि 1 2 3, यानी कि 1 से लेकर 3 तक जितने भी तुम्हारे लॉसेस हैं वो इमीडिएट लॉसेस हैं। इमीडिएट लॉसेस का मतलब क्या होता है? तुरंत होने वाले लॉसेस। तुरंत होने वाले लॉसेस का क्या मतलब? कि तुमने अभी कंस्ट्रक्शन कुछ भी करा, सपोज तुमने अभी कंस्ट्रक्शन करा, तुमने यहाँ पे क्या बनाया, प्री स्ट्रेस अपना बनाया है, प्री स्ट्रेस से कंक्रीट बनाया। तो तुम जैसे ही अपना प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाओगे, तुरंत जो तुम्हें लॉसेस दिखाई देंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो तुम्हारे पॉइंट नंबर 1 ऐसे फिनिश आएगा 2 एंड देन आएगा 3 तक है। उसके बाद जो टाइम डिपेंडेंट लॉसेस हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वाले लॉसेस हैं, वो तुम्हारे उससे आगे। ठीक है, यानी कि 3 के बाद जितने भी लॉसेस हैं वो लॉन्ग टर्म वाले लॉसेस। ये चीज है। तो सबसे पहले समझो यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस है, इसमें 3 टाइप्स हो जाते हैं। पहला जो सिर्फ और सिर्फ लेंथ की वजह से होगा, दूसरा जो कर्वेचर इफेक्ट की वजह से होगा, और तीसरा जो दोनों के ही वजह से हो जाएगा, यानी कि लेंथ और कर्वेचर दोनों की वजह से होगा। अब अगर मैं प्री टेंशन की बात करूं, तो ये जो मेरे पास यहाँ प्री टेंशन है, इस प्री टेंशन में कोई भी लॉस नहीं होता है ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक। फिर अगर मैं पोस्ट टेंशन की बात करूं, तो यहाँ पे लॉसेस के फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। लेंथ इफेक्ट की वजह से ये फॉर्मूला है, कर्वेचर इफेक्ट की वजह से ये फॉर्मूला है, और दोनों की वजह से ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी नॉट। ठीक है, तो पी नॉट आपका यहाँ दिया हुआ है मैंने। पी नॉट क्या है? प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है एट द जैकिंग एंड इनिशियल। ठीक है, एट द जैकिंग एंड इनिशियल, इसका मतलब क्या होता है? ये आपका प्री स्ट्रेस, ठीक है ना, ये प्री स्ट्रेस है। इस प्री स्ट्रेस में हमने यहाँ से एक टेंडन या फिर केबल पास कर रखा है। तो इस टेंडन या फिर केबल में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एंड में हम क्या करते हैं, जैकिंग करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, जैकिंग। तो वो इसकी बात कर रहा है कि एंड पे ये जो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ है, इस केबल में जो फोर्स आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये कितना है? यहाँ है पी नॉट आपका। ठीक है, ये चीज वो पूछ रहा है। अब आगे देखो, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में जो आप के देख रहे हो वो है आपका वोबल फ्रिक्शन फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है ये 0.0015, 0.0050, ये होता है पर मीटर। ठीक है, ये वैल्यू होती है वोबल फ्रिक्शन फैक्टर की। और ये जो वैल्यू है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर लेना। वोबल फ्रिक्शन फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछ लेगा ये वाला वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक्स क्या चीज है, ये जो एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स देख लो। एक्स के लिए एक्स इक्वल्स टू एल हो जाता है, यानी कि एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाता है, लेंथ के बराबर हो जाता है। ठीक, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ के बराबर हो जाएगा। अगर आपकी जैकिंग हो रही है सिर्फ एक एंड से, एक एंड से होने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे जैकिंग कर रहे हो, यानी कि ये जो यहाँ पे जैकिंग आप कर रहे हो ये किसी एक ही साइड में कर रहे हो, ये आपके 2 एंड से ना, एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे। मान लो आप एक ही एंड से कर रहे हो, जब आप एक एंड से करोगे तब ये फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू एल। एल आपकी लेंथ है। ठीक। अल्फा क्या है, ये देखो यहाँ पे हुआ है अल्फा का जिक्र। तो ये अल्फा कैसे निकाला जाता है? अल्फा इक्वल्स टू 4h अपॉन एफ।
अब इसका मतलब क्या है, एक बार मैं आप लोगों को ऊपर लेके चलता हूँ। ये फिगर देख रहे होंगे आप, ठीक है ना, ये देखो, तो यहाँ ये जो एच आप देख रहे हो इस जगह पे, ये रहा वो एच, ठीक है, इस एच की यहाँ पे बात होगी। तो ये एच कैसे निकाला जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 4h अपॉन एल, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एल आपकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी कि भाई जो आपकी एल यहाँ पे दी हुई है, कैपिटल एल ही कह लो उसको, वही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक। आगे देखो, अब ये हमारा हो गया, हमने समझ लिया इसको 4h अपॉन एल क्या होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अगर जैकिंग हमारी दोनों साइड से हो रही हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एल है हमारा उसको हम हाफ कर देंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे भी एल को हाफ करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लीकेशन होगा, वो बन जाएगा 8h अपॉन एल। तो इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये जैकिंग अगर हम एक एंड से करते हैं तो फिर ये फॉर्मूले हैं, जैकिंग दोनों एंड से करते हैं तो ये फॉर्मूले। चलो अब देखो, इसमें और कुछ चीजें रहती हैं, जैसे कि कर्वेचर इफेक्ट की वजह से फॉर्मूला हमारा है पी नॉट म्यू एल्फा। एल्फा हमने समझ लिया, अब म्यू को देख लेते हैं। तो म्यू हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन कर्व्स, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्वेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन कर्व्स, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 0.25 से लेकर के 0.55 तक। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा, प्री में आ जाएगा ये छोटा सा वैल्यू, ठीक है ये। चलो, अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब उसी तरीके से यहाँ पे अल्फा आपको क्या दिया हुआ, क्यूमुलेटिव एंगल दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, ठीक। चलो, तो पहला वाला हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, पहला लॉस हमने समझ लिया। अब सेकंड लॉस पे आ जाओ। सेकंड लॉस है हमारा एंकरेज लॉस। एंकरेज लॉस या फिर इसको हम एंकरेज स्लिप भी कहते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंकरेज के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, एंकरेज क्या होता है, फिक्सिंग द रेनफोर्समेंट। एंकरेज क्या होता है, फिक्सिंग द रेनफोर्समेंट। तो इसका मतलब एक तरीके से क्या हुआ एंकरेज लॉस का, कि अगर हमारी रेनफोर्समेंट जो हमने फिक्स की हुई है वो अगर स्लिप हो जाए वहां से, तब ये हमारा लॉस आता है। तो प्री स्ट्रेस में कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेस्ड में यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि है पी एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ई एस, ये फॉर्मूला है। अब ये डेल्टा एल क्या है, ये जो आप यहाँ पे डेल्टा एल देख रहे हैं, ये देखो डेल्टा एल, ये डेल्टा एल यहाँ पे मेंशन है इफेक्टिव स्लिप ऑफ वायर, यानी कि हमारा जो भी वो वायर था वो कितना स्लिप हुआ है वो यहाँ पे आता है, ठीक है ना। ये है आपका स्लिप ऑफ वायर, इफेक्टिव स्लिप ऑफ वायर, ये चीज होगी। चलो, अब यहाँ पे एल जो है वो है क्या, लेंथ ऑफ टेंडन है, वो आपकी क्या है, लेंथ ऑफ टेंडन है, आपको पता चली गया है, जैसे यहाँ पे भी जिक्र हो रहा है ये एल का, ये क्या है आपका लेंथ ऑफ टेंडन है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे ही ई एस, ये ई एस क्या है आपका, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। चलो, तो हमने यहाँ पे अपना एंकरेज लॉस समझ लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ थर्ड। तो थर्ड हमारा क्या है, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। तो हमारा ये लॉस है जब हमारा कंक्रीट क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, छोटा होगा इलास्टिकली, जब वो छोटा होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एम एफ सी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला एम एफ सी, और एफ सी हमारा क्या है यहाँ पे, इनिशियल स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। तो ये हमारा इनिशियल स्ट्रेस है जो कि किसमें है, कंक्रीट में। एफ सी हमारा इनिशियल स्ट्रेस है, और एम जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है मॉडुलर रेशो, ये दिया हुआ है यहाँ पे मॉडुलर रेशो। मॉडुलर रेशो का सब लोगों को फॉर्मूला पता ही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील को हम डिवाइड कर देंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, तो ये हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, क्या होता है यहाँ पे, कि अगर पोस्ट टेंशन की बात कर रहा हूँ, पोस्ट टेंशन में बात कर रहा हूँ, कि अगर सारे के सारे वायर्स जो है वो सेम टाइम पे स्ट्रेस्ड किए गए हो, सेम टाइम पे स्ट्रेस्ड करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे जो स्पेस होगा, ऊपर एक बार फिगर में दिखाता हूँ शुरू में, वहां से समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ ये जो आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे, ये आपका एक कंक्रीट है, उसके अंदर से 4 वायर निकले हुए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ये चारों के चारों वायर्स, ये चारों वायर्स जो भी हैं, ये अगर सेम टाइम पे क्या किए जाए, स्ट्रेस किए जाए, यानी कि एक ही बार में अगर इनको खींचा जाए, ठीक है ना, तब उस केस में जो हमारा पोस्ट टेंशन होगा, हमारा जो भी पोस्ट टेंशन में जो भी हमारा क्या होगा, अभी हमने देखा ना,
पोस्ट टेंशन में जो हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट के लिए है वो 0 हो जाएगा। इलास्टिक शॉर्टनिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इन सब वायर्स की बात करते कि अगर हम इनको एक साथ पुल करें। तो अब वापस नीचे आ जाए। ये तो इनके बारे में मैंने बता दिया, सारे वायर्स की बात कौन से किन की हो रही थी। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर मैं इलास्टिक शॉर्टनिंग के बजाय यहाँ पे अगर क्रीप को भी इंट्रोड्यूस कर दूं, तो यही जो फॉर्मूले मेरे पास है इनमें क्रीप फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी देखो, नेक्स्ट मेरा यहाँ पे ये क्रीप के लिए लॉस ड्यू टू क्रीप। ठीक है, ये है मेरा यहाँ पे लॉस ड्यू टू क्रीप। अब एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, जैसा अभी हमने ऊपर देखा था कि यहाँ तक हमारे क्या है, ये इमीडिएट लॉसेस है, ये है इमीडिएट लॉसेस। और इसके नीचे यानी कि यहाँ से ये जो जितने भी लॉसेस चल रहे हैं ये टाइम डिपेंडेंट या फिर लॉन्ग टर्म लॉसेस है। ये हमारे क्या है, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो अभी देखो, तो यहाँ पे अब हम अपना नेक्स्ट देख रहे हैं जो कि है कौन सा, लॉस ड्यू टू क्रीप। क्रीप की वजह से जो हमारा लॉस होगा, तो इसमें मैंने जैसे भी बताया हम किससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रीप फैक्टर यानी कि फाइव से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारा फाइव यहाँ पे क्या है, क्रीप स्ट्रेन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। श्रिंकेज की वजह से लॉस जो होगा वो क्या होगा, तो प्री टेंशन में फॉर्मूला होता है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ई एस। ई एस हमारा क्या है, यंग्स मॉडुलस है किसका, जो भी हमारा वायर यूज हो रहा है उसका। ऐसे ही अगर मैं पोस्ट टेंशन की बात करूं तो पोस्ट टेंशन में फॉर्मूला अलग हो जाता है। पोस्ट टेंशन में फॉर्मूला 2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में log 10 ब्रैकेट में T+2। अब ये T हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये T है एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, ये एज ऑफ कंक्रीट है जब हम, जो हमारा स्ट्रेस है वो ट्रांसफर हो रहा होगा, और ये डेज में है। ठीक है, इसको याद रखना, ये जो एज ऑफ कंक्रीट है ये डेज में है। और ये ईएस तो आपका सेम है, ये यहाँ पे मैंने बता ही दिया। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉस ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन इन स्टील। यानी कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन की वजह से स्टील में जो भी लॉस होगा वो कितना होगा। प्री टेंशन में अगर मैं बात करूं तो वो इनिशियल प्री स्ट्रेस का 1 to 5% होता है, और अगर मैं पोस्ट टेंशन की बात करूं तो उसमें भी वो सेम होता है, यानी कि 1 to 5% उसमें भी होता है। अब यहाँ ये जो पॉइंट है ये प्री में आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वैल्यूज जो है ये प्री में पूछ लेता है ये, और ऐसे ये भी वैल्यू को वो प्री में पूछ लेता है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया है एक, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ये भी वो प्री में पूछ लेता है, सॉल्व करवा लेता है। ठीक है? ये चीज, तो यहाँ पे अब हमने जो है अपना लॉसेस ड्यू टू, जो भी टोटल लॉसेस थे वो हमने समझ लिए अपने प्री स्ट्रेस में। अब हम इसके बाद में अपना एक न्यूमेरिकल जो है वो देखेंगे।